हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा पीडब्ल्यू के सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बेटा आज हम लोग आपके लिए द्रोणा जेई सीरीज का लेक्चर नंबर 11 लेके आए हैं। क्या देखेंगे बेटा आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में बेटा अपन लोग बातें करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, साथ ही साथ में गॉसेस लॉ की भी बेटा बात होंगी और इनसे जुड़े हुए बेहतरीन सवाल अपन लोग देखेंगे। लेकिन क्या पहले थोड़ा सा रियलाइज कर लें कि पिछली क्लास में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो याद करो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर याद आ रहा है नहीं आ रहा है? कैविटी वाले सवाल करे थे। उसके बाद में बेटा अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करी थी। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स is the pictorial representation or we can say a way to represent the electric field. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक इमेजिनरी लाइन है जिसका यूज केवल और केवल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए करते हैं। याद आ गई बातें? ओके। कई सारी प्रॉपर्टीज देखी थी अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। कई सारी प्रॉपर्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को याद करें कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जहां पर नजदीक क्लोज होंगी, मोर डेंस होंगी, वहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत दूर दूर होंगी, बहुत ही कम डेंस होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कम होगा। चार्ज का अमाउंट कम तो लाइंस भी कम निकलेंगी, चार्ज का अमाउंट ज्यादा तो बेटा लाइंस भी ज्यादा ओरिजिनेट होंगी। बात कैच हो पा रही है नहीं हो पा रही है? ओके। और इसके अलावा अपन लोगों ने बेटा थोड़ी बहुत बातें कंडक्टर की भी करी थी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं रहता है, और कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी नहीं बनेगी। तो ये सारी बातें आप लोगों को रिकॉल हो पा रही है नहीं हो पा रही है? नहीं रिकॉल हो रही है तो प्लीज अपने नोट्स को दोबारा देखें, प्लीज पिछले लेक्चर को दोबारा से देखें, तब इस वाले लेक्चर में आए तब आपको और बढ़िया लगेगा और आपको बेटर फील आएगी। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, इस अमेजिंग सेशन को बेटा आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक बार टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें। बेटा आज अपन लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे, फिर गॉसेस लॉ, फिर इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन लोग डेफिनेशन वाइज देखें उससे पहले ये जरूरी है थोड़ी बहुत फील ले लें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा जैसे लेट अज्यूम ये कोई एक सरफेस हो गई, ये कोई एक 3D के अंदर बेटा कोई सरफेस है। इस वाली सरफेस के ऊपर अगर मैं छोटा सा ये कोई एरिया ले लूं, इसी सरफेस के ऊपर बेटा मैंने छोटा सा कुछ एरिया ले लिया। अब बेटा अगर इस वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस वाले एरिया से पास होके जा रही होंगी। दोबारा मेरी बात सुनो, अगर इस वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस वाले एरिया को क्रॉस करके जा रही होंगी? हाँ कि ना? हाँ शायद करके जा रही हो क्रॉस। ओके, तो बेटा जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस वाले एरिया को क्रॉस करके जा रही होंगी उतना ही इस वाले एरिया में फ्लक्स का अमाउंट होगा। मैं दोबारा से पूरी बातें बोल रहा हूं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई इस वाले इलाके में अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस छोटे से एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होके जा रही होंगी उतना ही इस वाले एरिया के अंदर फ्लक्स की वैल्यू आएगी। चलो अब एक बार डेफिनेशन वाइज देखेंगे, डेफिनेशन क्या कहती है। सबसे पहले बेटा अपन लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो मेरे साथ साथ में रीड करो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड represents the total number of electric line of forces, total number of electric line of forces crossing the surface। क्या वही बात बोली जा रही है जो मैंने आप लोगों को बोली कि अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है उस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस होकर के गई हैं, क्रॉस करके जा रही हैं, उतना ही बेटा फ्लक्स की वैल्यू आएगी, उतनी ही बेटा फ्लक्स की वैल्यू आएगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर बेटा ये कोई एक एरिया है इसमें से जितनी लाइंस क्रॉस होके जा रही हैं उतना ही फ्लक्स हो जाएगा। चलो अब ये देखें कि आखिरकार इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करी जाएगी। तो बेटा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फील्ड ओवर एन एरिया एलिमेंट इज गिवन बाय ई डॉट डी एस। बेटा फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग फाई से, फाई ई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाई? फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का।
ये जो छोटा सा डी लिखा हुआ है डी फाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? डी फाई ई मींस छोटा सा फ्लक्स। याद है अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है तो डेल्टा एक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। याद आ रही है बातें? तो बेटा बिल्कुल उसी तरीके से छोटे से इलाके में छोटा सा फ्लक्स, तो उसको क्या बोला हम लोगों ने? डी फाई ई। तो बेटा अगर इस छोटे से रीजन, मान लो ये छोटा सा एक रीजन है, छोटा सा सरफेस एरिया हुआ ds, इस वाले सरफेस एरिया के ऊपर बेटा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट अज्यूम इस वाले एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इस तरफ। ये मैं जो पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अमाउंट इज E। और बेटा इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं एक नॉर्मल वेक्टर ले लूं n वेक्टर या n कैप, तो बेटा कितना होगा इस वाले एरिया से पास होने वाला फ्लक्स? फ्लक्स की वैल्यू आएगी बेटा E डॉट ds। E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, ds मींस एरिया ऑफ दिस सरफेस। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये जो ds वेक्टर आपने लिखा है, ये ds वेक्टर है किस डायरेक्शन में? ds तो सर एरिया हुआ, इसका वेक्टर का मतलब क्या है? बेटा ds वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो साथ में लिख देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ n कैप। बातें बाउंसर जा रही हैं, दोबारा से सुनो। सबसे पहली बात, फ्लक्स की वैल्यू का मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है? बेटा अगर कोई भी सरफेस एरिया है तो उस वाले सरफेस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी भी लाइंस पास होके जा रही हैं, जितनी भी लाइंस क्रॉस होके जा रही हैं, बेटा उतना ही फ्लक्स का अमाउंट आ जाएगा। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी बेटा E डॉट ds से। E इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ds वेक्टर इज व्हाट? एरिया वेक्टर। कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर? अमाउंट ऑफ द एरिया लिखेंगे और डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? नॉर्मल वाली, एन कैप वाली। तो बेटा हम लोग इन दोनों बातों को अगर समझ चुके हैं तो थोड़ी सी और बातें ऑब्जर्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, क्या हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं E डॉट ds, कभी भी बेटा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा क्या होता है? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करने पर अगर मुझे फ्लक्स मिल रहा है तो फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, फ्लक्स क्या हो जाएगी? एक स्केलर क्वांटिटी। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चलो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फटाफट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, क्या ये वाला फॉर्मूला छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेटा बन रहा है नहीं बन रहा है? डी फाई ई बराबर व्हाट? E डॉट ds। बेटा क्या आप लोगों को याद आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने न्यूटन अपॉन कुलाम करके प्रेजेंट किया था, न्यूटन अपॉन कुलाम से इसकी यूनिट बताई थी, हाँ की ना? और बेटा साथ में अगर एरिया भी है तो क्या मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर कोई मुझसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम। लेकिन बेटा इसी यूनिट को अपन लोग गॉस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गॉस, GAUSS, GAUSS। ठीक है, तो बेटा हम लोगों को अभी तीन बातें समझ में आ गई। पहली इंपॉर्टेंट बात, फ्लक्स का फिजिकल मतलब क्या है कि किसी भी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्रॉस होके जा रही है। पहली इंपॉर्टेंट बात क्लियर। सेकंड बात, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होगी? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बेटा हम लोगों को E डॉट ds करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ds वेक्टर? एरिया वेक्टर। किस डायरेक्शन में लेंगे बेटा एरिया वेक्टर? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लोगे, E डॉट ds करोगे तो आपको बेटा क्या मिल जाएगी? आपको फ्लक्स का अमाउंट मिल जाएगा। एग्री कर पा रहे हो? ओके। अब कोई बच्चा बोले सर सरफेस तो इतनी बड़ी है, आपने तो छोटे से इलाके के ऊपर फ्लक्स निकाला है ना सर, टोटल फ्लक्स कैसे मिलेगा? बेटा हम लोगों ने अगर छोटे से एलिमेंट के ऊपर एक छोटा सा फ्लक्स निकाल लिया है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर घूम घूम के इंटीग्रेट करेंगे। कहां पर? पूरी सरफेस के हर एक पॉइंट पे जा करके छोटे छोटे एरिया लेकर के इंटीग्रेट करेंगे कि भाई कितना टोटल फ्लक्स सरफेस के ऊपर आ रहा है। कई बच्चे घबरा रहे होंगे सर कैसे करोगे ऐसा? समय आने पर अपने आप मालूम पड़ जाएगा, अभी बस आप इस सेशन में बने रहो। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमने छोटा सा इलाका लिया, छोटा सा एरिया लिया
उस वाले छोटे से एरिया के ऊपर फ्लक्स लिखा ई डॉट डी एस से। अगर मुझे पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर फ्लक्स चाहिए तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां पर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन? पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या बेटा मैं आगे बढ़ जाऊं? अभी शुरुआत में बड़ी सिंपल सिंपल चीजें लेके आगे बढ़ते हैं, फिर डिफिकल्ट चीजें भी देखेंगे। तो बेटा चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां तक की चीजें नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, नोट डाउन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ओके, तो ये तीनों बातें क्लियर रहनी चाहिए। यूनिट क्या है, ठीक है, स्केलर है, फिजिकल मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होती है। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा ये कुछ बहुत ही सिंपल टाइप के केसेस हैं, ऐसे ही कुछ केसेस, ताकि हमको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फीलिंग आ जाए। जैसे पहला केस क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट केस कह रहा है कि भाई कोई एरिया है, जैसे ये कोई बेटा एक एरिया हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा वो इस पूरे एरिया के परपेंडिकुलर, यानी कि जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जा रहा है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है ना? हो रहा है कंफ्यूजन? कोई बात नहीं, इधर देखो। चलो मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं, बात सुनो। ये वाला केस किस प्रकार का है, सुनना ध्यान से। कि भाई मान लो बेटा ये कोई हुआ एरिया, ये कोई सरफेस है, ये कोई एरिया हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर। अब तो फील आ रही होगी, कहां जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर। पक्की बात ना? कंफर्म? हाँ कि ना? अगर अभी भी फील नहीं आ रही है बेटा तो चलो मैं एक और तरीके से डायग्राम बनाने की ट्राई करता हूं, ठीक है? देखो किस तरह का डायग्राम। लेट अज्यूम बेटा ये कोई एक सर्कुलर या डिस्क टाइप का एक कोई पोर्शन हुआ, ठीक है? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे फील्ड इस वाले सर्कुलर पोर्शन को क्रॉस करके जा रहा है। क्या चौपा रही है बात? बेटा ये बताओ, ये जो डिस्क है, इस डिस्क का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी, वो भी किधर होगी? इसी डायरेक्शन में तो होगी। फील करो बेटा, ये डिस्क, तो इस डिस्क की परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस वाले डिस्क की नॉर्मल डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही होगी नहीं होगी? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे भाई कि ये जो भी डिस्क है, इस वाली डिस्क का एरिया है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या है डिस्क का एरिया? मान लो आर रेडियस है तो एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। बेटा इस वाली डिस्क के नॉर्मल की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये एन कैप। नॉर्मल की डायरेक्शन बेटा कौन सी हो गई? ये एन कैप। डिस्क अगर इधर तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर, डिस्क इधर नॉर्मल परपेंडिकुलर। ओके, तो बेटा इस पर्टिकुलर केस में, इस वाले केस में अगर हम लोग देखें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, नॉर्मल डायरेक्शन भी इधर। तो कोई मुझसे इस वाले केस में अगर फ्लक्स पूछेगा, कोई मुझसे इस वाले केस में अगर फ्लक्स पूछेगा, तो मैं फ्लक्स कैसे बोलूंगा बेटा? मैं बोलूंगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ई वेक्टर, और मैंने क्या करा? मैंने कोई एक छोटा सा एरिया ले लिया। सुनना ध्यान से, मैंने कोई एक छोटा सा ds एरिया ले लिया, तो मैं क्या बोलूंगा? ई डॉट ds। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? छोटा सा फ्लक्स, ठीक है? ओके, अब ध्यान से सुनो। क्या बेटा इस छोटे से एरिया का भी एरिया वेक्टर इसी फील्ड की डायरेक्शन में होगा? क्योंकि बेटा पूरी डिस्क के ऊपर कहीं भी छोटा सा एरिया लोगे तो जहां पर डिस्क का नॉर्मल, उधर ही छोटे से एरिया का भी नॉर्मल। बाउंसर लगा? दोबारा बताता हूं बेटा, जो भी डिस्क आप ले रहे हो, उस वाली डिस्क का जहां पर नॉर्मल, अगर उस डिस्क में छोटा सा एरिया कंसिडर कर लोगे तो उस छोटे से एरिया का नॉर्मल भी बेटा उधर ही होने वाला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस छोटे से एरिया का नॉर्मल भी बेटा इसी तरफ है। इसको प्रॉपर्ली लिखोगे बेटा तो प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट ई, ये छोटा सा एरिया, इसकी वैल्यू ds, और क्या डॉट प्रोडक्ट के अंदर cos थीटा आता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर दोनों के बीच में एंगल है बेटा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। E डॉट ds को क्या लिखा? E ds, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, तो cos 0। बेटा यानी कि इस छोटे से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? E डॉट ds। क्या मुझे इस छोटे से इलाके के ऊपर फ्लक्स निकालना है या पूरी की पूरी डिस्क के ऊपर फ्लक्स निकालना है?
पूरी डिस्क के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इंटीग्रेशन करूंगा। जब इंटीग्रेशन करूंगा बेटा तो मुझे इधर डी फाई डी फाई डी फाई करके टोटल फ्लक्स जुड़ता हुआ मिलेगा। मुझे फ्लक्स की क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टोटल वैल्यू। और इधर अगर आप देखो तो कोई भी डीएस एरिया ले लो, चाहे यहां पर डीएस लो, चाहे यहां डीएस लो, चाहे ऊपर डीएस लो, चाहे नीचे डीएस लो, कहीं पर भी आप छोटा सा एलिमेंट लो, या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम वैल्यू का है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट है। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लूं? तो बेटा इंटीग्रेशन किसका होगा, टीएस का। इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा, टीएस का। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि छोटे छोटे डीएस 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 एरिया जुड़ते 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 क्या टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ई इंटू पाई आर स्क्वायर। सारे के सारे छोटे छोटे डीएस डीएस एरिया जुड़ते जुड़ते कितने हो गए बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? बेटा अब इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। मैं जानता हूं कई बच्चों का मन कर रहा होगा कि सर डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले को लिख लो, लेकिन बेटा क्योंकि अपन लोगों ने जो बेसिक डेफिनेशन दी है वो बेसिक डेफिनेशन अपन लोगों ने एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर दी थी कि छोटा सा एलिमेंट तो छोटे से एलिमेंट के ऊपर छोटा सा फ्लक्स, और पूरी सरफेस के ऊपर अगर फ्लक्स चाहिए तो सारे छोटे छोटे फ्लक्सेस को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं उसी लॉजिक से आगे बढ़ रहा हूं बेटा कि अगर कोई डिस्क है, उस वाली डिस्क के ऊपर मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, उस छोटे से एरिया के ऊपर छोटा सा फ्लक्स लिखा, उस छोटे से फ्लक्स की जो भी वैल्यू आई उसको बेटा मैंने इंटीग्रेट करा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट यूनिफॉर्म थी तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन किसका हुआ, डीएस 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 का। क्या चुप आ रही है बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कि अब कोई मुझसे इस तरह के केस में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई ये कोई ए एरिया वाली डिस्क है, ए एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, बेटा इस वाली डिस्क का नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगी इधर, और लेट अज्यूम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम परपेंडिकुलरली एंटर करके बाहर जा रही है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन अगर एक ही तरफ है तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा कि अब मैं छोटे छोटे एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी डराइव कर चुका हूं कि सीधे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यों ना मैं अब डायरेक्टली फ्लक्स की वैल्यू के लिए, फ्लक्स की टोटल वैल्यू के लिए मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, देखूंगा इधर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वाला वेक्टर एक ही तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में यूनिफॉर्म है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट ई, एरिया का अमाउंट पाई आर स्क्वायर, और मामला फिनिश। क्योंकि हम लोगों ने यहां पर डराइव करा कि छोटे से एलिमेंट का फील्ड फ्लक्स लिख के उसको इंटीग्रेट करा, तो हमको इस पर्टिकुलर टाइप के केस में जब एरिया के परपेंडिकुलर फील्ड जा रहा है तो हमको रिजल्ट मालूम पड़ गया कि E इंटू एरिया से हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को ओवरऑल फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सेम चीज मैंने यहां पर अप्लाई कर दी, सेम मैंने कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर दिया। यही बात स्लाइड भी बोल रही है कि भाई ये कोई सरफेस है, सरफेस का एरिया है बेटा S, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जा रहा है। पूरे में बेटा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर यूनिफॉर्म है, कहीं भी इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन डायरेक्शन इज सेम। तो आप कहीं पर भी अगर छोटा सा एरिया लोगे, हर एक एरिया पर जो फ्लक्स आएगा वो जुड़ता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इस बड़े से एरिया के अंदर अगर हमको फ्लक्स देखना होगा तो उस फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डॉट एरिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पूरा का पूरा एरिया एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का बेटा जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री। यानी कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। डाउट हो रहा है तो वापस से देखो, सिंपल शब्दों में बोले, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। तो अगर एरिया है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली जा रहा है नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो भाई फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, मामला फिनिश। क्या केस नंबर 2 के ऊपर चलें? केस नंबर 2 के ऊपर जा रहे हैं बेटा। तो केस नंबर 2 को देखो, केस नंबर 2 क्या है बेटा, केस नंबर 2 के अंदर जो एरिया है उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जा रही हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस एरिया के पैरेलल जा रही है। अभी भी बात कैच नहीं हो रही तो बेटा मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा सब लोग। जैसे बेटा ये कोई डिस्क हो गई, इस वाली डिस्क पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अंदर एंट्री नहीं कर रही हैं, इसको क्रॉस करके नहीं जा रही हैं, इसके पैरेलल पैरेलल चली गई। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई लाइन इसके ऊपर से निकल गई, अंदर नहीं घुसी है, ऊपर से निकल गई। कोई लाइन पीछे से निकल गई, अंदर एंट्री नहीं करी है, कोई लाइन ऊपर से निकल गई। अरे यार बात क्या हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। जैसे ये वाली लाइन पीछे से पास होके जा रही है, अंदर नहीं घुस रही है, अंदर नहीं एंट्री कर रही है, इस तरीके से। तो इस वाले केस को अगर हम लोग ऊपर से विजुलाइज करें, कोई बोले कि सर इस वाले केस को ऊपर से देखोगे, कोई बच्चा मान लो ऊपर से, ये मैंने किसी बच्चे की आईज बना दी, कोई बच्चा ऊपर से जब विजुलाइज करेगा तो बच्चा क्या बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, उस बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, और इस वाली डिस्क का नॉर्मल ऐसे बोर्ड के बाहर आता हुआ दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नॉर्मल डायरेक्शन बोर्ड के बाहर। तो वो बच्चा इस वाली डिस्क का नॉर्मल कहां बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये हो गया बेटा नॉर्मल वाला वेक्टर, ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वाले वेक्टर में एंगल हो गया 90 डिग्री। बेटा अगर आप लोग टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई, एरिया कितना है, मान लो ये वाला एरिया है एस, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा cos 90। बेटा cos 90 की वैल्यू क्या बेटा जीरो होती है, नहीं होती है, होती है। तो फ्लक्स की टोटल वैल्यू इस वाले केस में कितनी हो जाएगी, जीरो। क्या इतनी ज्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता थी, बिल्कुल नहीं थी। डायरेक्टली भी इसका आंसर बोल सकते थे, कैसे, सुनो ध्यान से। बेटा डिस्क या रिंग जो भी है, ये लाइंस तो उसके पैरेलल पैरेलल गई ना, लाइंस ने तो अंदर एंट्री करी ही नहीं, लाइंस ने तो इस वाले एरिया को क्रॉस करा ही नहीं। अगर कोई भी लाइंस एरिया को क्रॉस करके ना अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है तो बेटा फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सिंपल बात है। फ्लक्स कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अंदर जाएंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्रॉस करके बाहर आएंगी, तब फ्लक्स आएगा। यहां तो एरिया के पैरेलल पैरेलल लाइन जा रही है, तो फ्लक्स आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। रही बात कैलकुलेशन की, तो वो भी यही बात बयां कर रही है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो E डॉट एस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा हम लोगों को, जीरो वैल्यू। क्या बात पल्ले पढ़ पा रही है, नहीं पढ़ पा रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं साइड हो जाऊं, एक बार लिख लो, पॉज करके एक बार बेटा लिख लो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड क्या कह रही है, ये वाली स्लाइड कह रही है कि अगर कोई हमारे पास में एरिया है एस, और इस वाले एरिया का जो एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर कहां पर है बेटा, ऊपर की तरफ। ये है नॉर्मल वेक्टर, एरिया वेक्टर बेटा किधर है, ऊपर की ओर। और बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर के साथ में एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल। तो भाई इसके अंदर अगर मुझसे कोई पूछेगा फ्लक्स की वैल्यू बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ई डॉट एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, छोटे छोटे एरिया जोड़ के क्या बन जाएगा, टोटल एरिया। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। तो आप ही बताओ, इस वाले केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई हो गया, सरफेस एरिया मान लो ये डिस्क है तो मैं क्या बोल सकता हूं, मान लो इसकी रेडियस है आर, तो अपन बोलेंगे सरफेस एरिया हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर, और एंगल एरिया वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कितना है, थीटा, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ऐसे बेटा फ्लक्स की कैलकुलेशन। क्या दोबारा से बात करें, जैसे बेटा लेट अज्यूम ये कोई छोटा सा एक एरिया है, छोटा सा एरिया डीएस, इस वाले एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है मान लो बेटा वो इधर है, इस वाले एरिया का नॉर्मल वेक्टर किधर है, ऊपर की ओर।
सुनते जाना ध्यान से, सारी बातें कैच होंगी। इस वाले एरिया का नॉर्मल वेक्टर है ऊपर, और बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और जो नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर है इसके बीच का बेटा जो एंगल है ना, नॉर्मल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर, इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा। तो इस छोटे से एरिया में जो छोटा सा फ्लक्स आएगा, उस छोटे से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस छोटे से फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड है E, छोटा सा एरिया हो गया ds, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर, मैं फिर से बता दूं, एरिया वेक्टर होता है बेटा नॉर्मल की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया वेक्टर की वैल्यू ds, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग छोटा सा फ्लक्स डी फाई कैलकुलेट करेंगे किसी भी छोटे से एलिमेंट के ऊपर। साथ आ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को फ्लक्स की बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन करनी आ गई होगी। वापस से एक बार रिकॉल करें, वापस से एक बार देखें। चलो इधर देखते हैं, सारे बच्चे इधर देखो। अगर बेटा ये कोई एरिया है ए और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अंदर एंटर कर रही हैं, परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है ई, ए नहीं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है बेटा ई। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया ए, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 हो जाता है बेटा 1, यानी कि फ्लक्स हो गया ई इंटू ए। खत्म मामला, सिंपल। सेकंड केस, बेटा ये रिंग है या डिस्क है, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल निकल के जा रहा है। तो बेटा कोई भी लाइन इस वाले एरिया में एंटर ही नहीं कर रही है, तो अगर कोई मुझसे फ्लक्स पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, ई डॉट एस। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, एरिया जो भी है वो लिख देंगे। लेकिन बेटा मैंने क्या कुछ गलत लिखा, चलो इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया की वैल्यू एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो कॉस 90। वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0। और बेटा 0 होना बनता भी है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अंदर एंटर कर ही नहीं रही है। और थर्ड वाले केस की बात करें तो बेटा यहां पर हमको दिख ही रहा है कि कोई भी एरिया है उसके एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है बेटा, थीटा एंगल पे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या आएगी वैल्यू, E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, ऐसे फ्लक्स की वैल्यू निकाली जाएगी। तो आप लोग इस तरह के केसेस में क्या फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे? आई थिंक सो कि आप निकाल पाएंगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखें ये स्लाइड क्या बोल रही है। बेटा इस स्लाइड को पढ़ें और समझें, उससे पहले आप मेरी बात पे ध्यान दो। जैसे बेटा लेट अज्यूम, सुनना ध्यान से बात, लेट अज्यूम हमारे पास में कोई डिस्क है। मैं बेटा एक डिस्क बना देता हूं, जस्ट ए मिनट। मैं बेटा एक डिस्क बना रहा हूं, ये बेटा मैंने एक डिस्क बनाई, डिस्क है तो भाई यहां पर सरफेस हो गई, ये डिस्क है बेटा, और इस वाली डिस्क में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होके जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्रॉस होके जा रही है। ओके बेटा ये वाला जो एरिया है इसके एरिया की वैल्यू हो गई एस। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इस तरफ ई वेक्टर। तो जैसा हम लोगों ने देखा, अगर कोई मुझसे फ्लक्स पूछेगा तो फ्लक्स की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई एस और कॉस 0 डिग्री, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा ई इंटू एस। याद आ रही है बातें, केस नंबर 1। ओके, अगर बेटा मैं एक काम करूं, क्या काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसी डायग्राम में थोड़ी सी छेड़खानी कर दूं। जैसे बेटा बात सुनो, मान लो ये वाली जो डिस्क थी ना बेटा, सुनना ध्यान से, ये वाली जो डिस्क थी, ये वाली डिस्क थी मान लो आर रेडियस की, ये वाली डिस्क आर रेडियस की थी। इसी डिस्क को मैं पीट पीट के थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दूं,
इसी डिस्क को थोड़ा पीट पीट के मैं टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, हथौड़े मारे मैंने और इस वाली डिस्क को मैंने थोड़ा सा टेंट वेंट से डाल दिया इसके ऊपर, तो कैसी बन जाएगी ये वाली डिस्क? सुनना ध्यान से, देखना ध्यान से। तो बेटा अगले केस में ध्यान से देखो, ये डिस्क है और इस वाली डिस्क पे अब कैसा शेप बन चुका है? इस वाली डिस्क के ऊपर क्योंकि हम लोगों ने टेंट मार दी है, मेटल को पीट पीट के फैला दिया, तो रेडियस तो बेटा अभी भी आ रहा है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो डिस्क की सरफेस थी वो सरफेस ऐसी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी ऐसी हो। डिस्क की सरफेस अब डिस्क डिस्क नहीं रही है, उसमें बड़े बड़े डेंट पड़ चुके हैं, तो डिस्क की सरफेस कैसी हो गई? इस टाइप की। अब आप मुझे बताओ, सेम अमाउंट का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड था ऊपर वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रहा हो नीचे, तो क्या पहले जितनी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की एंट्री कर रही थी, क्या अभी भी उतनी ही लाइंस बाहर निकल रही होंगी एंट्री करके? क्या उनमें किसी भी तरह का कोई फर्क आया होगा? नहीं भाई, कोई फर्क नहीं आया होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर रेडियस जितनी पहले थी, अगर अभी भी रेडियस उतनी ही है, यानी कि एंट्री के लिए जितना एरिया पहले था अभी भी एंट्री का एरिया उतना ही है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पहले एंट्री कर रही थी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अभी भी एंट्री कर रही होंगी। तो बेटा पहले जितना फ्लक्स आ रहा था क्या अभी भी उतना फ्लक्स आ रहा है? 100%। तो हम लोग बोलेंगे फ्लक्स की यहां पर कैलकुलेशन करना बहुत भारी काम लग रहा है, लेकिन हम हमारे लॉजिक से, रीजनिंग से ये बात बोल सकते हैं कि भाई इस वाली डिस्क में जितनी फील्ड की लाइंस जा रही थी अभी भी उतनी ही फील्ड की लाइंस जारी होंगी, यानी कि अभी भी इस वाली सरफेस के अंदर फ्लक्स E इंटू एस के बराबर ही होगा, क्योंकि हम लोगों को ऊपर वाले केस में फ्लक्स की कैलकुलेशन कर रखी है। अब इसमें डेंट मार के मेटल को थोड़ा फैला दिया, थोड़ा एरिया टेढ़ा मेढ़ा करके ज्यादा कर भी दिया, लेकिन जितनी लाइंस पहले एंट्री कर रही थी बेटा अभी भी लाइंस उतनी ही एंट्री कर रही होंगी, अभी भी फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही आ रही होगी। कुछ कुछ कैच होने लगा? तो चलो बेटा अब इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू टू सरफेसेस आर सेम, कि भाई सरफेस चाहे डिस्क हो, सरफेस चाहे स्फेरिकल हो, सरफेस चाहे ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शेप की हो, अगर सेम नंबर ऑफ लाइंस एंट्री कर रही हैं तो फ्लक्स भी क्या होगा? सेम। यानी कि बेटा इस वाले केस में अगर फ्लक्स आया φ1, इस वाले केस में फ्लक्स आया φ2, इस वाले केस में फ्लक्स आया φ3, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी ई था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी ई था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी ई था, तीनों ही जगह पर एंट्री पॉइंट पर सर्कुलर पोर्शन आर, सर्कुलर पोर्शन आर, सर्कुलर पोर्शन आर रेडियस का है, तो चाहे डिस्क हो, चाहे स्फेरिकल डिजाइन बन रही हो, चाहे ये टेढ़ी मेढ़ी डेंट वाली डिजाइन बन रही हो, क्या तीनों जगह से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एंट्री वाले पॉइंट्स पर जा रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बराबर एंट्री की जगह है? इधर भी पाई आर स्क्वायर जगह, इधर भी पाई आर स्क्वायर जगह, इधर भी पाई आर स्क्वायर जगह, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पाई आर स्क्वायर में एंट्री कर रहा है। या मैं इसी बात को डिफरेंट तरीके से बोलूं कि चाहे शेप बदल गए हो, चाहे ज्योमेट्री थोड़ी सी बदल दी हो, लेकिन जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अभी एंट्री कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस यहां पर एंट्री कर रही हैं और उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस यहां एंट्री कर रही हैं। तो बेटा जितनी वैल्यू होगी φ1 की उतनी ही वैल्यू होगी φ2 की, जितनी वैल्यू होगी φ2 की उतनी ही वैल्यू होगी φ3 की। क्या कुछ कुछ लॉजिक बिल्ट होने लगे? तो फटाफट इस लैंग्वेज को दोबारा से देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू टू सरफेसेस आर सेम, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू दीज सरफेसेस विल आल्सो बी सेम। अगर लाइन सेम जा रही है तो फ्लक्स भी सेम होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस, सरफेस का शेप कैसा भी हो, सरफेस का शेप कैसा भी हो, आंसर आपका सेम आएगा। कैच कर पा रहे हो? क्या एक एग्जांपल और लें इसके लिए? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, बात सुने, ध्यान से देखें। जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पे थोड़ी फीलिंग के लिए बात ले रहे हैं बेटा। जैसे इधर देखें बेटा सारे बच्चे, ये कोई मैं हेमी स्फेरिकल डिजाइन बना रहा हूं, ये कुछ हेमी स्फेरिकल डिजाइन है बेटा। इस वाली हेमी स्फेरिकल डिजाइन, हेमी स्फेरिकल डिजाइन का मतलब आधा खोखला गोला, एक हेमी स्फेयर था, होलो स्फेयर था, काट दिया, आधा गोला बचा हुआ है,
प्लास्टिक के अंदर से खोखली बॉल नहीं आती बेटा, उसको काट के आधा रख दिया, ऐसे फील करो। तो बेटा इस वाले हेमिस्फीयर के अंदर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंट्री कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्रॉस करके बाहर जा रही है। तो बेटा आप मुझे बताओ, कुछ फ्लक्स आ रहा होगा, लेट अज्यूम फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 1। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 1। अब आप में से एक बच्चा आया, एक बच्चे ने हथौड़ा उठाया, हथौड़ा उठा के डेंट मारा इधर, हथौड़ा उठाया, हथौड़ा समझते हो हैमर, हैमर उठा करके इसको पीटना चालू करा, क्या इधर डेंट पड़ने लगेंगे? कैसी डिजाइन बन जाएगी? दोबारा देखो, फिर डिजाइन बनेगी बेटा इस प्रकार की, ऐसी डिजाइन। डिजाइन कैसी बनेगी? इस प्रकार की कि भाई अब जो हेमिस्फेरिकल डिजाइन है उसमें डेंट पड़ गए, ऐसी डिजाइन बन गई। लेकिन क्या अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस उतनी ही एंट्री कर रही होंगी जितनी पहले एंट्री कर रही थी? बिल्कुल। क्या उतनी ही लाइंस क्रॉस करके आगे जा रही होंगी जितनी पहले जा रही थी? बिल्कुल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अगर यहां फ्लक्स 5 1 था और यहां फ्लक्स 5 2 है, तो बेटा 5 1 और 5 2 दोनों की वैल्यू एकदम बराबर होगी, क्योंकि हम लोगों ने चाहे शेप को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जितना पहले एंट्री कर रही थी उतना ही अभी एंट्री कर रही है। तो बेटा मुझे लगता है अब तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो बेटा ये एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन अच्छा सवाल है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो जरूर लगेगी, इंटीग्रेशन का यूज तो जरूर होगा, एलिमेंट तो लेना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। है सिंपल, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट लेने वाले सवाल, इंटीग्रेशन वाले सवाल कर रखे हैं। तो आई थिंक अगर आप लोगों ने उन सारे सवालों को फॉलो करा है तो अब तो इंटीग्रेशन लेने में, एलिमेंट लेने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। तो बेटा एक बार इस सवाल को समझाते हैं, कोई भी बच्चा सीधे सॉल्यूशन नहीं देखेगा, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेगा, फिर इसका सॉल्यूशन देखेगा। तो बेटा एक बार इस सवाल को देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। बेटा यहां पर कोई ये पॉइंट चार्ज है क्यू प्लस क्यू, और बेटा इससे एक्स दूर जाकर के ये कोई रिंग या डिस्क टाइप का एक एलिमेंट रखा हुआ है, डिस्क रखी हुई है, ठीक है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू थ्रू द सर्कुलर रीजन। ये कोई सर्कुलर रीजन है, रिंग डिस्क टाइप का, जिसकी रेडियस है बेटा आर। आपको इस वाली सर्कुलर रीजन के अंदर टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करना है बेटा? इस वाले सर्कुलर रीजन के अंदर आप लोगों को टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे कैलकुलेट? अब कई बच्चे क्या बोलेंगे, कई बच्चे बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, एकदम इजी है सर, आराम से हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे कैलकुलेशन करना चाह रहे होंगे, देखो मैं बताता हूं क्या करना चाह रहे होंगे कई बच्चे। कई बच्चों का मन कर रहा होगा सर क्यू चार्ज, क्यू चार्ज के कारण एक्स दूर, अगर आप फील्ड लिखोगे तो फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सर फील्ड भी इधर, सर सर्कुलर रीजन का नॉर्मल भी इधर, अरे सर आप एक काम कर दो, ऐसा बच्चे बोलेंगे, लेकिन वो गलत बोल रहे होंगे। क्यों गलत, मैं बताऊंगा। बच्चे बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस वाले सर्कुलर रीजन के एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर से सर आप मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा बच्चे बोलेंगे। लेकिन बेटा वो बच्चे मिस्टेक कहां कर रहे हैं मैं समझाता हूं। बेटा अगर आप सेंटर के ऊपर देखोगे, अगर आप सेंटर के ऊपर देखोगे तब तो आपको लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन सोचो अगर थोड़ा ऊपर जाकर के देखो तो क्या ये वाला क्यू चार्ज इस ऊपर वाले पॉइंट पर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा क्या भाई? अब तो नॉर्मल डायरेक्शन से कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा। अब तो इस तरीके से नहीं लिख सकते ना बेटा सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। आपको बात फील हो पा रही है? अलग अलग ऊंचाई पर जाओगे, अलग अलग जगह पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अलग हो गई तो क्या थीटा की वैल्यू अलग हो गई? ये नहीं लिख सकते ई इंटू एरिया, गलत आ जाएगा आंसर। क्लियरिटी आ रही है? तो ऐसे तो सोचना ही नहीं है। सही तरीका क्या होगा चलो विजुलाइज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार पॉज करें, खुद से ट्राई करें, तब आपको बेटर फीलिंग आएगी। तो बेटा मैं एक बार साइड हो जाता हूं, फटाफट इस वाले सवाल को ट्राई करें। तो कर लिया बेटा ट्राई, कराना ट्राई, झूठ तो नहीं बोल रहे हो?
चलो अब मिलके ट्राई करते हैं, नहीं करा है तो गलत बात है, अभी भी पॉज करके वापस ट्राई कर सकते हो। चलो तो बेटा ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर करना बेवकूफी है, क्योंकि बेटा अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, तो अलग अलग जगहों पर जाओगे तो एंगल भी अलग अलग हो जाएगा, तो बेटा इंटीग्रेशन करना बिल्कुल बनता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आपको ज्योमेट्री दिखा रहा हूं, तो बेटा यहां पर करें अगले पेज पे जाएं, चलो अगले पेज पे चलते हैं, थोड़ी जगह की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो सारे बच्चे इधर देखो, ये बेटा हो गई है वो सर्कुलर रीजन जिसको हम डिस्क बोल दें। बेटा इसकी रेडियस कितनी है, आर के बराबर, और जो क्यू चार्ज रखा हुआ है वो क्यू चार्ज कितना दूर रखा हुआ है बेटा, एक्स के बराबर दूर। ओके, अब सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं यहां से y दूर जाकर के, y ऊपर जाकर के, मैं क्या कर रहा हूं, y ऊपर जाकर के एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर रहा हूं। क्या कलर अलग ले लें, फ्यूजन हो रहा है? ओके, तो y ऊपर जाकर के क्या कर रहे हैं बेटा, एक पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। इस तरह से, तो बेटा मैं y ऊपर गया और y ऊपर जाकर के मैंने dy मोटाई का एक रिंग टाइप का एलिमेंट ले लिया। दोबारा सुनो, y ऊपर जाकर के dy मोटाई का एक रिंग टाइप का मैंने एलिमेंट ले लिया। सारे बच्चे मुझे बताओ, इस रिंग टाइप के एलिमेंट का जो सरकमफेरेंस होगी वो सरकमफेरेंस बेटा कितनी होगी? सरकमफेरेंस कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा भाई y है रेडियस, तो सरकमफेरेंस हो जाएगी बेटा 2 पाई r, यानी कि 2 पाई y। बेटा सरकमफेरेंस मुझे मालूम पड़ चुकी है, अगर मैं इस रिंग टाइप के एलिमेंट की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, विड्थ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, विड्थ कितनी है dy, तो मैंने सरकमफेरेंस ली और इसकी विड्थ dy से बेटा मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई y इंटू dy। क्या मुझे ये सरफेस एरिया मिल चुका है? 100% मुझे सरफेस एरिया मिल, यानी कि इस वाले एलिमेंट का सरफेस एरिया कितना हुआ, 2 पाई y इंटू डी वाई। 2 पाई y सरकमफेरेंस, dy ये विड्थ, ये चौड़ाई। ओके, अब चलो बात करते हैं इस रिंग के एलिमेंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किस एंगल पे होगा। तो बेटा इधर देखो, अगर मैं इस वाले क्यू चार्ज से, अगर मैं इस वाले क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा इस ओर कहीं पर होगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे देखूं तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस ओर होगी। आप चाहो तो ऊपर देखो, आप चाहो तो नीचे देखो, इसी तरीके से बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। तो ध्यान से देखो, मान लो इस वाले क्यू चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी के क्यू, के क्यू, क्योंकि बेटा ये वाला पॉइंट चार्ज कितना है, क्यू अमाउंट का, के क्यू। और बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कोई मुझसे पूछेगा तो ये है x, ये है y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस x, ये हाइट y, तो ये हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, यहां तक का हाइपोटेनस क्या बन गया, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो के क्यू इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है? बेटा इस वाली रिंग के ऊपर अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना हो, क्योंकि एरिया में निकाल चुका हूं, इस वाली रिंग का नॉर्मल किधर होगा? जब बेटा ये सर्कुलर रीजन का खुद का नॉर्मल इस ओर है, तो क्या इसमें जो मैंने रिंग का एलिमेंट छांटा है उसका नॉर्मल भी इसी ओर होगा? नहीं हो रही है बात कैच? दोबारा सुनो बेटा, जो सर्कुलर रीजन है उसका नॉर्मल अगर इस ओर है, तो उस सर्कुलर रीजन में मैंने जो रिंग छांटी है उसका नॉर्मल भी इसी ओर होगा। पक्की बात, कंफर्म बात? तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि इस रिंग टाइप के एलिमेंट का जो नॉर्मल होने वाला है वो नॉर्मल इस ओर होने वाला है, इसका नॉर्मल वेक्टर इस ओर होगा। तो बेटा ये वाला एंगल अगर थीटा, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो ये वाला एंगल थीटा,
तो ये वाला एंगल भी थीटा। हाँ कि ना? चलो बेटा, अब मैं इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर छोटा सा फ्लक्स d5 लिख रहा हूं। क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने आपको फ्लक्स लिखने का? छोटा सा कोई भी एलिमेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, डॉट ds करोगे। बेटा इस वाले y रेडियस वाले रिंग के एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है इतना, k q x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा इस वाले रिंग के एलिमेंट का एरिया है इतना, 2 पाई वाई डी वाई। बेटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है बेटा? कॉस थीटा। तो ये बेटा छोटा सा फ्लक्स बना इस छोटे से रिंग टाइप के एलिमेंट के ऊपर। लेकिन बेटा मुझे तो टोटल फ्लक्स चाहिए। टोटल फ्लक्स के लिए क्या मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? 100% इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, मैं इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक? बेटा y की वैल्यू बढ़ाते 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 कहां तक जा सकती है? 0 से बढ़ते 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 y की वैल्यू कैपिटल R तक। तो बेटा इंटीग्रेशन होगा कि y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू R तक, y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू R तक। भाई बच्चे इस डाउट में भी हो सकते हैं कि सर x वेरिएबल है कि नहीं है? नहीं है बेटा x वेरिएबल, x तो एक फिक्स डिस्टेंस है। बदल क्या रहा है? y। अलग अलग ऊंचाई पर जाकर के अलग अलग एलिमेंट लेने हैं, तो बदलेगा क्या? y। बदलेगा क्या? थीटा। आप अलग ऊंचाई पर जाओगे, थीटा अलग। तो बेटा इस वाले इंटीग्रेशन में y और थीटा दो दो वेरिएबल है। समस्या आ रही है थोड़ी सी? नहीं भाई, बहुत सिंपल है, हो जाएगी सॉल्व। कैसे? इधर देखो बेटा, सारे बच्चे इस वाले ट्राइंगल पे ध्यान लगाओ। इस वाले ट्राइंगल पे सारे बच्चे अपना ध्यान लगाएं। इस वाले ट्राइंगल को गौर से देखो। यहां पे अगर आप देखोगे तो बेटा आपको कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इस वाले ट्राइंगल से अगर आप कॉस थीटा देखोगे तो बेस है बेटा x और हाइपोटेनस है बेटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इस वाले इंटीग्रेशन को चाहूं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे? k q एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहां पर 2 पाई वाई डी वाई, और बेटा कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बेटा मैं इस वाली कैलकुलेशन को ले जा करके यहां पर सॉल्व कर दूं? कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा? चलो मैं एरो लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन का काम ही ना रहे। ये तो बहुत ही गंदा एरो बन गया। इधर मैं कैलकुलेशन को वापस से सॉल्व कर रहा हूं। तो सारे बच्चे देखो, फ्लक्स की टोटल कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से r तक, और टर्म क्या बनी बेटा? k कैपिटल Q, फिर 2 पाई y, फिर dy, फिर x, और नीचे क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा सा बेटा सब्स्टिट्यूशन लॉ लगा करके इसको सिंप्लीफाई करते। क्या करें बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक काम करो बेटा, आप लोग टी स्क्वायर मान लो। क्या करोगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप क्या करो? टी स्क्वायर मान लो। तो बेटा देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर हो गया कांस्टेंट टर्म, अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और बेटा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy। बेटा टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt, यानी कि y dy कितना हो जाएगा? t dt। चलो, तो बेटा ये वाली जो पूरी इक्वेशन है ये समराइज होकर के, सिंप्लीफाई होकर के क्या बन जाएगी? इधर ध्यान से देखो बेटा, के क्यू ये कांस्टेंट है बेटा, 2 पाई ये भी कांस्टेंट है बेटा, x ये भी कांस्टेंट है। तो k को बाहर करो, q को बाहर करो, 2 पाई को बाहर करो, x को बाहर करो। अब देखो बेटा जो ये y dy बचा है, क्या y dy की वैल्यू t dt के बराबर है? तो y dy की जगह पे t dt रख दो। बेटा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खुद टी स्क्वायर के बराबर है? तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आप लोग टी स्क्वायर रखोगे, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे क्या आ जाएगा? टी क्यूब।
तो बेटा ये हमारी अभी तक टर्म आ चुकी है, ध्यान से लिखो इसको। फिर अब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं बेटा अगले पेज पे, एक और स्लाइड की जरूरत पड़ रही है। तो बेटा चलो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। तो हम लोगों को जो फ्लक्स का फंक्शन मिला, वो फ्लक्स का फंक्शन कैसा है बेटा, ध्यान से देखो। फ्लक्स का फंक्शन है के क्यू टू पाई एक्स, के क्यू टू पाई एक्स, इंटीग्रेशन y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू r तक। और बेटा इंटीग्रेशन में क्या टर्म है, टी डी टी से टी क्यूब, क्या है टी डी टी, और नीचे क्या है टी क्यूब। बेटा ये बताओ टी से टी क्यूब को काटोगे क्या टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगली टर्म ए क्यू टू पाई एक्स, और बेटा 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा माइनस का 1/t, हाँ कि ना। ओके, अब सुनो ध्यान से बेटा, क्या अपन लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर माना था, तो बेटा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा के क्यू टू पाई एक्स, वापस से हमने रखा तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा लिमिट क्या चल रही थी, भूलना नहीं है, लिमिट थी हमारी कि y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू r तक जानी है। चलो लिमिट रखते हैं। बेटा एक काम करो, a को नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, तो q 2 पाई x नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा पाई से पाई जाएगा, 2 से 4 कट करोगे 2 आ जाएगा। इधर चलो अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालोगे तो माइनस का 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट डालो, माइनस का 1 वाई की वैल्यू 0 डालोगे अंडर रूट का एक्स स्क्वायर। ये बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या वैल्यू आएगी, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स। इधर क्या आ गया है बेटा, इधर ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/x, यहां पर माइनस का 1 अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और x को लेके जाओ बेटा अंदर, तो x को जैसे ही अंदर लेके जाओगे x अपॉन x, यानी कि 1 बचेगा, माइनस x जब इस सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x अपॉन अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये टर्म आएगी। यानी कि बेटा मुझे फ्लक्स की टोटल वैल्यू मिल चुकी है। फ्लक्स की टोटल वैल्यू जो सर्कुलर रीजन में होगी वो कितनी होगी बेटा, वो होगी q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैच हो पा रही है बात आप लोगों को? फटाफट इसको लिखें, बिल्कुल नोट करें, कॉपी के अंदर लिखें और एक बार खुद से फिर से ट्राई करना, ठीक है? बिल्कुल इजी है। हम लोगों ने क्या करा बेटा, डिस्क टाइप का रीजन था या सर्कुलर टाइप का रीजन था, उसमें y ऊंचाई पर जाकर के टी वाई विड्थ का एक रिंग टाइप का एलिमेंट लिया, उस रिंग टाइप के एलिमेंट के ऊपर फील्ड लिखा। हमने पाया कि जो फील्ड है उस वाले फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल वाली डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। रिंग के ऊपर किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल होगा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे y चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। तो हम लोगों ने एक एलिमेंट के ऊपर फ्लक्स लिखा, इंटीग्रेट करा, तो हम लोगों को बेटा टोटल फ्लक्स मिला। कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही बात? चलो तो बेटा आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसमें अगर दिक्कत होगी तो आप वापस से देखोगे और खुद से सॉल्व करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से सॉल्व करोगे। खुद से सॉल्व जैसे ही करोगे चीजें अपने आप क्लियर होने लगेंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा अब अपन लोग जा रहे हैं एक कैलकुलेशन करने, और ये कैलकुलेशन सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वाली कैलकुलेशन के बाद में आपको गॉस लॉ समझने में और ज्यादा अच्छा लगने वाला है, गॉस लॉ और इजीली समझ में आने वाला है। हम लोग इधर क्या करने वाले हैं बेटा, कि कोई एक क्लोज सरफेस है, उस वाली क्लोज सरफेस के सेंटर पे बेटा कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस वाली क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होके जाएगा, उस टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है। क्या है,
ध्यान से सुने। एक बेटा सर स्फेरिकल टाइप की क्लोज सरफेस है, जैसे लेट अज्यूम ये एक स्फेरिकल टाइप की क्लोज सरफेस हो गई, इसकी रेडियस है बेटा आर, और इसके सेंटर के ऊपर बेटा कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इस वाली सरफेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। बेटा एक चीज नोट डाउन कर लो, कभी भी कोई भी क्लोज सरफेस दे रखी हो तो जनरली ये ट्रेंड है, जनरली ये कन्वेंशन है कि आप नॉर्मल डायरेक्शन आउटवर्ड बनाओगे। दोबारा बोल रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से। अगर कभी भी कोई भी क्लोज सरफेस हो तो नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा कहां बनाओगे? आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसे इस वाली सरफेस के ऊपर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो रेडियली आउटवर्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल डायरेक्शन। कैच हो पा रही है नहीं हो पा रही है? तो चलो इस अजम्पशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटा ये एक स्फीयर है आर रेडियस का, सेंटर के ऊपर चार्ज है क्यू। हम लोगों ने क्या करा, आगे जाकर के कोई एक छोटा सा इस वाले स्फीयर के सरफेस में छोटा सा डीएस एरिया ले लिया। बेटा मुझे ये बताओ कि इस वाले क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होने वाला नहीं होने वाला? हाँ कि ना? और बेटा नॉर्मल डायरेक्शन अगर इस वाली जगह पर देखें तो इस वाली सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन कहां होगी? रेडियली आउटवर्ड, मैंने अभी अभी बोला है। तो भाई नॉर्मल डायरेक्शन हो गई इस तरफ। नॉर्मल डायरेक्शन को मैं चाहूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि नॉर्मल डायरेक्शन में होगा हमारा डीएस वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहां बनाना होता है? नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में। तो कोई इस छोटे से इलाके के ऊपर छोटा सा फ्लक्स पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? यहां पर कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा सा है एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, छोटा सा एरिया हो गया बेटा डीएस, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। यानी कि बेटा मुझे इस छोटे से रीजन में, इस छोटे से इलाके में, इस डीएस एरिया के अंदर फ्लक्स की वैल्यू मिल चुकी है। इस वाले फ्लक्स को बोलेंगे स्मॉल फ्लक्स d5। लेकिन क्या बेटा मुझे इस वाली जगह पर फ्लक्स चाहिए? नहीं, मुझे तो पूरी सरफेस के ऊपर घूम के फ्लक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। तो बेटा मैंने करा इंटीग्रेट दोनों तरफ। इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं? पूरी सरफेस पे घूम के कर रहे हैं। तो बेटा मैं एक सिंबल लगा रहा हूं ऐसे। इस सिंबल का मतलब क्या है? ये सिंबल हम लोग तब प्रेजेंट करते, तब रिप्रेजेंट करते हैं जब हमको एक सरफेस के ऊपर, एक क्लोज सरफेस के ऊपर घूम घूम के इंटीग्रेट करना होता है। जस्ट एक कन्वेंशन है, आप भी ड्रॉ करें कि भाई अगर एक सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करा जा रहा है तो ऐसे एक गोला सा बना दे इंटीग्रेशन, इंटीग्रल थ्रू आउट द क्लोज सरफेस। पूरी सरफेस के ऊपर घूम के हमने इंटीग्रेशन करा। चलो आगे बढ़े। तो बेटा आप बताओ, इस छोटे से इलाके के ऊपर जो फ्लक्स था इसको इंटीग्रेट करोगे पूरी सरफेस के ऊपर, देखते जाओ क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पर बराबर बराबर होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बेटा अगर आप एरिया यहां की बजाय यहां पर ले लेते तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता, तो भी एंगल की वैल्यू नॉर्मल के साथ में 0 डिग्री होती। यानी कि बेटा कॉस 0 हर एक जगह पर आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसी भी जगह पर आप एलिमेंट लो हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हर एक एलिमेंट के लिए फिक्स है, बाहर ले लो। कॉस 0 1 बन गया, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा केवल डीएस का, और कहां पर? पूरी सरफेस पर डीएस 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 वाले एलिमेंट जुड़ते हुए जाएंगे। बेटा सारे के सारे एलिमेंट्स को जोड़ दोगे तो क्या पूरे के पूरे स्फेरिकल डिजाइन का सरफेस एरिया बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? तो बेटा ये जो फ्लक्स आने वाला है ये वाला फ्लक्स हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डीएस डीएस एरिया जुड़ जुड़ के टोटल एरिया बन जाएगा स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। बेटा फ्लक्स की जो टोटल वैल्यू आएगी वो फ्लक्स की टोटल वैल्यू हो जाएगी के क्यू, और बेटा इधर है 4 पाई। बेटा मुझे एक बात बताओ, के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं तो बेटा मैं के को इधर से हटा रहा हूं और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं। क्या 4 पाई से 4 पाई को उड़ा दूं? और बेटा मुझे फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी मिल गई बेटा फ्लक्स की वैल्यू? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नोट डाउन करें,
क्या कराया हम लोगों ने, सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा और स्फेरिकल बेटा डिजाइन ली। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के उस छोटे से एलिमेंट के ऊपर मैंने फ्लक्स लिखा, और जब मैं उसको इंटीग्रेट करने पूरी की पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर गया तो मुझे मालूम पड़ा कि आप कहीं पर भी एलिमेंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही होगा। और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ आ रही है, यानी 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यानी कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा बाहर, थीटा भी नहीं बदल रहा है, कॉस थीटा की चिंता भी नहीं रही, हमको केवल डीएस 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 एरिया को जोड़ना है। तो बेटा पूरी की पूरी इस स्फेरिकल डिजाइन का एरिया जुड़ के या 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। हमने लिखा, सिंप्लीफाई करा तो हमको फ्लक्स की टोटल वैल्यू बेटा कितनी आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार इसको नोट डाउन करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बेटा ये, इतना ज्यादा काम आने वाला है इसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है, इतने बेहतरीन सवाल इस रिजल्ट के ऊपर बनने वाले हैं। आगे आने वाली क्लासों में आप लोग देखोगे कि गॉस लॉ यहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन लेकर के आगे बढ़ रहा है। गॉस लॉ के ऊपर जो भी बेहतरीन सवाल हैं अपन लोग इस वाले रिजल्ट का यूज करेंगे या गॉस लॉ का यूज करेंगे, और उनकी मदद से बहुत ही बेहतरीन सवाल बनेंगे। तो चलो ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका यूज देखते हैं कि क्या बताना चाह रहा है, ये रिजल्ट क्या कह रहा है, इस बात को समझते हैं। बेटा हम लोगों ने अभी अभी क्या कैलकुलेशन करी कि अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो आर रेडियस की, इसके सेंटर के ऊपर बेटा चार्ज हो क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के बाहर जा रहा है, लिखना बंद, सुनना शुरू, केवल सुनेंगे लिखेंगे नहीं। तो बेटा ये आर रेडियस का स्फेयर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल के बाहर जा रहा है, तो इस क्लोज सरफेस के ऊपर जो टोटल फ्लक्स मुझे मिल रहा है, उस टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बेटा क्या मैं ऐसे बोल दूं कि एक पॉइंट चार्ज से, एक Q अमाउंट के पॉइंट चार्ज से जितना भी फ्लक्स निकलता है, उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाउंसर लगा, सुनो मेरी बात बेटा, अभी दुनिया में कुछ नहीं है, केवल ये स्फेयर है और ये पॉइंट चार्ज है। तो जो भी लाइंस यहां से ओरिजिनेट हुई होंगी, क्या वो सारी लाइंस क्रॉस करके बाहर गई होंगी? तो ये जितना भी फ्लक्स आया है, सारा फ्लक्स किसके कारण है, इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण। यानी कि ये वाला पॉइंट चार्ज कितना फ्लक्स अपने अंदर से निकाल के भेज रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस इससे निकल के जा रही हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज है Q तो कितना फ्लक्स निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी लाइंस निकलेंगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, बाकी ना बात सुनो। अगर मैं थोड़ा सा फिर से चेंज कर दूं, सुनना ध्यान से बेटा, अगर सेंटर के ऊपर चार्ज है Q तो हम लोगों ने क्या बोला, फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं एक काम करूं, इस वाले Q चार्ज को पकड़ के, इस वाले Q चार्ज को पकड़ के यहां से हटाऊं और इस वाले Q चार्ज को कहीं और ले जाकर के रख दूं, इस वाले Q चार्ज को कहीं और ले जाकर के रख दूं, तो क्या फ्लक्स में कोई चेंज आएगा? नहीं, अभी भी फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों, समझो बात को बेटा, क्योंकि Q चार्ज जब यहां पर था, जितनी लाइंस उससे इनिशियल कंडीशन में निकल रही थी, क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अभी भी निकल रही होंगी, नहीं निकल रही होंगी? हाँ कि ना, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस उतनी ही निकल के बाहर जा रही हैं जितनी वो पहले जाया करती थी। चाहे हमने चार्ज को सेंटर से हटा कर कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर दिया हो, लेकिन टोटल लाइंस पहले के बराबर ही निकल रही होंगी, क्योंकि चार्ज चेंज नहीं करा है, चार्ज को बस हल्का सा कहीं और शिफ्ट कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस उतनी ही निकल रही हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इस स्फीयर को क्रॉस करके जा रही हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स की अभी भी टोटल वैल्यू कितनी होगी, फ्लक्स की अभी भी टोटल वैल्यू होगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कोई बच्चा पूछे, सर तो पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है? है बेटा, फर्क है। क्या फर्क है, समझते हैं वापस से जाकर के। पहले इस चीज को देखो कि पिछले वाले केस में टोटल फ्लक्स जितना था, इस सेकंड केस में भी उतना ही फ्लक्स है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है? फर्क यह है कि इनिशियली फर्स्ट वाले केस में हर जगह पर, हर एक जगह पर बराबर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड था। कोई भी आप छोटा सा एलिमेंट डीएस लोगे, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा।
यानी कि हर जगह पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण हर जगह पर बराबर बराबर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। जबकि सेकंड केस में टोटल फ्लक्स तो सेम है, लेकिन जो पॉइंट स्फीयर के जो पॉइंट्स इस चार्ज के नजदीक है वहां पर फ्लक्स मिलेगा ज्यादा, और जो पॉइंट्स इस वाले चार्ज से दूर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कम। तो इन इलाकों में अब फ्लक्स हो जाएगा ज्यादा, इन इलाकों में अब फ्लक्स हो जाएगा कम, यानी कि अब फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। फर्स्ट केस में यूनिफॉर्मली फ्लक्स चारों तरफ फैल रहा था, सेकंड केस में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी कोई मुझसे पूछे कि इधर छोटा सा एरिया लूंगा और इधर छोटा सा एरिया लूंगा, क्या फ्लक्स बराबर आएगा? नहीं, जबकि पिछले केस में बराबर आता। नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं इनको लिखो, अगर अभी तक नहीं लिखी हैं वापस से वीडियो को पीछे करो फिर लिखो। ये सारी बातें लिखी हुई होनी चाहिए। इन द फर्स्ट केस एंड सेकंड केस total flux is similar, but in the first case flux is distributed uniformly throughout the surface, but in the second case flux distribution is non-uniform. In the second case flux distribution is non-uniform. तो बॉक्स बना करके साथ में सारी बातें लिखें। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, फटाफट देखें। तो बेटा लिख लिया आप लोगों ने? बात कैच हो पा रही है कि दोनों केसेस के अंदर फ्लक्स सेम है, लेकिन फर्स्ट केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकंड केस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या थोड़ा सा और कुछ वेरिएशन करके देखें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं फिर से एक और केस तैयार कर रहा हूं। जैसे लेट अज्यूम फिर से मुझे स्फीयर मिला। बेटा लेट अज्यूम ये एक स्फीयर है, इस वाले स्फीयर की रेडियस है बेटा आर, और इसके सेंटर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो बेटा जो फ्लक्स होगा उस वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेट अज्यूम मैं इस वाले स्फीयर को छोटा कर दूं, ये वाला स्फीयर क्या हो गया? थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, और सेम चार्ज क्यू अगर मैं यहां रख दूं तो क्या अभी भी फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि देखो बेटा फ्लक्स के अंदर ये रेडियस का तो कोई फंक्शन ही नहीं है। स्फीयर चाहे बड़ा लो, स्फीयर चाहे छोटा लो, घूम फिर के फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जितनी लाइंस इस चार्ज से बड़े स्फीयर के अंदर निकल रही होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ये वाला चार्ज छोटे स्फीयर के अंदर क्रिएट कर रहा होगा। चार्ज को क्या मतलब कि बड़ा स्फीयर है छोटा स्फीयर है, चार्ज तो अपनी फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है। तो फ्लक्स जितना बड़े स्फीयर में आएगा उतना ही फ्लक्स छोटे स्फीयर में आएगा। क्या मैं आगे और चला जाऊं? चलो एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं। बेटा इधर देखो, वापस से मैं स्फीयर को ड्रॉ कर रहा हूं, वापस से मैंने अंदर क्यू चार्ज रख दिया। बेटा क्या फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी? अब आप में से एक बच्चा आया हैमर लेके, हथौड़ा लेकर के, उसने इसको पीटा और इसके ऊपर डेंट पड़ गया। अगर बेटा डेंट पड़ जाएगा तो अब डिजाइन कैसी हो जाएगी? ध्यान से देखना। डेंट पड़ने के कारण ये स्फीयर कुछ कुछ ऐसा शेप शायद ले ले। डेंट पड़ा, हम लोगों ने हथौड़ा मारा तो स्फीयर एक तरफ से बड़ा ही डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे ये बताओ जो क्यू चार्ज अंदर रखा हुआ है चार्ज सिमिलर है, उससे निकलने वाला फील्ड सिमिलर है, उससे निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन सिमिलर है। यानी जितनी लाइंस यहां से निकल के जा रही थी इस केस में उतनी ही लाइंस बेटा इधर से निकल के जाएंगी। यानी कि बेटा जितना फ्लक्स इस केस में आया बेटा उतना ही फ्लक्स इस वाले केस में आएगा। यानी कि अगर टोटल फ्लक्स इस वाले केस में है 5 तो इस वाले केस में भी टोटल फ्लक्स कितना होगा बेटा? वही सेम 5। दोनों केस में फ्लक्स एकदम सिमिलर आएगा, चाहे आपने इस वाले स्फेरिकल डिजाइन को डेंट ही क्यों ना पहुंचा दिया हो। क्या चो पा रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज थोड़ी सी ऑब्जर्व करें। बेटा मुझे ये बताओ, अगर कोई स्फेयर है और इस वाले स्फेयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये रहा सेंटर लेकिन चार्ज नहीं रखा हुआ है। चार्ज कहां रखा है हम लोगों ने? बाहर। ये है वो पॉइंट जहां पर चार्ज रखा हुआ है। अब कितना होगा बेटा इस वाले स्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स? फ्लक्स थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस, इस वाली इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा? ये सोचो और बताओ। पॉज करो,
1 मिनट के लिए सोचो, वापस आओ, जवाब सुनो। कर लिया पॉज? सोच लिया? क्या मैं बताऊं? ओके, तो बेटा बात सुने। क्या इस वाले क्यू चार्ज से कई सारी लाइंस निकल के जा रही होंगी? जैसे लेट अज्यूम बेटा, इस वाले क्यू चार्ज से कुछ लाइन निकल के गई इधर, इन्होंने तो स्फीयर के अंदर एंट्री ही नहीं करी। अगर एंट्री ही नहीं करी तो फ्लक्स का तो कोई काम ही नहीं है। ऐसे कुछ लाइंस इधर भी गई होंगी, इधर भी गई होंगी, इधर भी गई होंगी, ये तो फ्लक्स ही क्रिएट नहीं कर रही हैं। फ्लक्स किसके कारण आएगा? जो लाइंस अंदर एंट्री कर रही हैं। तो बेटा कुछ लाइंस इस वाले स्फीयर के अंदर एंट्री करी होंगी, लेकिन सोचो जो लाइंस अंदर गई, क्या वो लाइंस इस स्फेरिकल रीजन के क्या बाहर भी गई होंगी? ये कोई कंडक्टर बॉडी नहीं है, इट इज ए रीजन। हमने बस सोचा है कि कोई स्फेरिकल रीजन है। तो बेटा ये बताओ, यहां पर लाइन की हुई एंट्री और लाइन आगे बढ़ते बढ़ते क्या बाहर भी निकली है? हाँ, बाहर भी निकली है। तो मुझे ये बताओ, एक बार लाइन गई अंदर, एक बार लाइन गई बाहर। अब आप ही लोग मुझे बताना, ध्यान से सुनना। अगर मैं बाहर निकलती हुई लाइन के फ्लक्स को पॉजिटिव में मानूं, तो क्या अंदर घुसती हुई लाइन के फ्लक्स को नेगेटिव में मानना पड़ेगा? अरे यार, अगर फ्लक्स बाहर निकल के जा रहा है, अगर मैंने उसको पॉजिटिव माना है, तो अंदर घुसते हुए फ्लक्स को क्या नेगेटिव मानूंगा? बिल्कुल मानना पड़ेगा। अब कोई बच्चा बोले सर, आप बाहर की तरफ निकलते हुए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के फ्लक्स को पॉजिटिव क्यों मान रहे हो? दोबारा से बोलूं, कोई बच्चा सोचे कि सर आप बाहर की तरफ निकलते हुए फ्लक्स को पॉजिटिव क्यों मान रहे हो? याद करो बेटा, मैंने आप लोगों को क्या बोला था? मैंने आप लोगों को बोला था कि सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में अपन लोग नॉर्मल लेंगे। तो अगर बाहर निकल के फील्ड जा रहा है तो बेटा ये एक्यूट एंगल बनेगा। यहां पर फ्लक्स की वैल्यू, जो आउटसाइड में फ्लक्स जा रहा है उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल थीटा इज एक्यूट। तो कॉस थीटा आ जाएगा बेटा कितना? कॉस थीटा आ जाएगा बेटा हमारे पास में पॉजिटिव। जबकि यहां पर देखोगे बेटा, तो नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई ये वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, एंगल हो गया ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। तो जब फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स जो इनसाइड जा रहा है उस वाले फ्लक्स को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। पहली बात क्लियर? अगर फ्लक्स कहीं पर अंदर एंट्री कर रहा है क्लोज सरफेस में, नेगेटिव, बाहर एग्जिट कर रहा है, पॉजिटिव। चलो मुद्दे पे आते हैं, आखिरकार टोटल फ्लक्स होगा कितना? बेटा अगर लाइन एक अंदर गई, लाइन एक बाहर आ गई, तो जितना प्लस में फ्लक्स उतना माइनस में, कैंसिल आउट। अगर मैं एक और लाइन बनाऊं कि भाई ये लाइन भी एंट्री करी नेगेटिव, ये लाइन एग्जिट करी प्लस, कैंसिल आउट। बेटा मैं एक और लाइन बनाऊं, लाइन की एंट्री हुई माइनस, लाइन एग्जिट करी प्लस, कैंसिल आउट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इस पूरी सरफेस के ऊपर जब हमने विजुलाइज किया, तो जितनी लाइंस अंदर एंट्री करी उतनी ही लाइन एग्जिट कर रही हैं, तो टोटल स्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो रहा है? सुनना ध्यान से बात। फ्लक्स बेटा इसलिए जीरो हो रहा है बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्सेस, बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्सेस which are entering inside the spherical region, inside the spherical region will also exit out, कि जो लाइंस अंदर एंट्री कर रही हैं वो बाहर भी पक्का निकल रही हैं। तो जितना फ्लक्स नेगेटिव में आ रहा है उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव में आ रहा है। तो टोटल फ्लक्स स्फेरिकल रीजन में कितना आएगा? जीरो, अगर चार्ज स्फेरिकल रीजन के बाहर पड़ा हुआ है। यानी कि बेटा अगर स्फेरिकल रीजन के अंदर चार्ज है तो टोटल फ्लक्स आएगा, अगर बाहर चार्ज है तो बाहर वाला चार्ज टोटल फ्लक्स क्रिएट नहीं कर रहा है। कुछ इलाके में फ्लक्स आ रहा है लेकिन नेगेटिव में, कुछ इलाके में फ्लक्स आ रहा है पॉजिटिव में। ओवरऑल प्लस वाला फ्लक्स माइनस वाले फ्लक्स से कट जा रहा है। टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ एग्जांपल और ड्रॉ कर रखे हैं। कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, सेंटर पे बेटा प्लस क्यू चार्ज है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
क्यू बाई एप्सिलॉन हम लोग देख चुके हैं। हथौड़े मार मार के हम लोगों ने डेंट कर दिए, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस हो गई, लेकिन फिर भी फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू बाई एप्सिलॉन। एग्री कर पा रहे हो बेटा? चलो अब आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आज के लेक्चर का, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। क्या कहता है गॉस लॉ? सुनो ध्यान से बात। गॉस लॉ कहता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। इस हाइपोथेटिकल सरफेस को क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। हियर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। डरावनी लगी डेफिनेशन? दोबारा से पढ़ते हैं फिर समझेंगे। लो आओ मेरे साथ, दोबारा से इसको पढ़ें। क्या कह रही है डेफिनेशन? ये द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस called Gaussian surface in free space is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed within the surface. Here epsilon naught is the permittivity of the free space. अभी भी बाउंसर लग रहा है? अगर ये बाउंसर लग रहा है फिर भी थोड़ा सा बेटा इसको पढ़ो, क्योंकि अगर स्कूल के एग्जाम में आएगा तो लिखना तो कुछ कुछ ऐसा ही पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको समझते हैं आसान भाषा में। ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसे लेट अज्यूम बेटा ये कोई क्लोज सरफेस है, और इस वाली क्लोज सरफेस पे आप लोगों ने घूम घूम के कई जगह पे जाकर के छोटे छोटे इलाके लेकर के ई डॉट डी एस आप लोगों ने लिया। अलग अलग जगह पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड था, E1 E2। आप लोगों ने कोई भी क्लोज सरफेस एक विजुलाइज करी, और इस क्लोज सरफेस के अलग अलग पॉइंटों पर जाकर के आपने क्या करा? फ्लक्स की कैलकुलेशन करी। तो जब आप टोटल फ्लक्स निकालोगे, आप टोटल फ्लक्स निकालोगे इलेक्ट्रिक वाला, तो बेटा उसकी नेट वैल्यू कितनी आने वाली है कि अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन। ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि कोई भी आपने एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ली, आपने अपने मन में अज्यूम करे कोई भी एक सरफेस ली, कोई भी एक क्लोज सरफेस क्रिएट करी, तो उस वाली क्लोज सरफेस से जितना भी फ्लक्स मिल रहा होगा आपको, उस टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज जो उस रीजन के अंदर बंद है। अब वापस से पढ़ो इसको, अब आपको बात समझ में आएगी। द सरफेस इंटीग्रल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस इंटीग्रल? पूरी सरफेस पे घूम करके इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा इंटीग्रेशन करना है मुझे किसका? फ्लक्स का। अगर और डिटेल में लिखना चाहो तो इधर देखो, फ्लक्स का मतलब मैंने छोटे छोटे इलाके लिए, जैसे छोटा सा इलाका ds, तो इस वाले ds के ऊपर अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? E डॉट ds। मुझे कहां पर इंटीग्रेशन करना है? पूरी सरफेस के ऊपर। तो मैंने बताया था ना आप लोगों को, जब भी पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर घूम करके इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसा एक सिंबल लगा दोगे। देखो लगा हुआ है ये सिंबल। तो बेटा अपन लोग क्या कर रहे हैं? किसी भी छोटे से रीजन के अंदर फ्लक्स निकाल रहे हैं और उस फ्लक्स को पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब आप पूरी सरफेस के लिए पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करोगे तो नेट वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इन। जितना भी चार्ज अंदर पैक है उसकी टोटल वैल्यू आपको मिलेगी। ये कहती है बेटा गॉस लॉ कि भाई कोई भी गॉसियन सरफेस आपने विजुलाइज करी, पूरी सरफेस के ऊपर घूम करके फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल वैल्यू मिलेगी क्यू इनसाइड जो भी है अपॉन एप्सिलॉन। खत्म मामला, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो इधर देखो, इधर लिखा भी हुआ है द सर्कल साइन ऑन द इंटीग्रेशन इंडिकेट्स। सर्कल का साइन इंटीग्रेशन पे क्या बताता है? दैट द इंटीग्रेशन इज टू बी कैरिड, इंटीग्रेशन करा गया है ओवर द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करा, इसलिए हम लोगों ने सर्कल वाला साइन लगा रखा है। हो पा रही है बात कैच? थोड़ी सी इस वाली डेफिनेशन को समझें, थोड़ा याद करें, पढ़ें, क्योंकि बेटा जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में है ना, जब वो डेफिनेशन लिखोगे स्कूल के एग्जाम में नंबर बढ़िया तभी मिलेंगे। ठीक है, अपनी खुद की लेमन भाषा में डेफिनेशन लिखे तो नंबर शायद उतने अच्छे ना मिले। आप सही बात बोल रहे होंगे लेकिन फिर भी थोड़ी सी नंबरों में कटौती हो सकती, कमी आ सकती। थोड़ी सी डेफिनेशन एक दो बार पढ़ें, कुछ कुछ इसी तरह की भाषा का उपयोग करें ताकि बढ़िया नंबर ला पाए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जेई मेन जेई एडवांस उनमें इतनी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी करेक्ट डेफिनेशन याद रहना बहुत जरूरी है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी तक अपन लोगों ने जो भी गॉस लॉ की बात करी है, उस गॉस लॉ को और डिटेल में समझने के लिए
बेटा ये जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गॉस लॉ के, उनकी बात कर ली जाए। पहली बात क्या है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? समझो इस वाले स्टेटमेंट को। जैसे बेटा आपके पास में ये गॉसियन सरफेस है और इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है माइनस का Q3। जब आप बेटा इस वाली गॉसियन सरफेस के अलग अलग पॉइंट्स पर जाकर के फ्लक्स की कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे फ्लक्स का। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। पूरी सरफेस के ऊपर जब इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि आप इंटीग्रेशन करोगे E डॉट डी एस का, तो आपको टोटल वैल्यू बेटा क्या मिलेगी? टोटल वैल्यू मिलेगी Q एनक्लोज्ड, Q एनक्लोज्ड जो भी चार्ज अंदर बंद है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर बंद चार्ज कितना है बेटा? Q1, Q2 और माइनस Q3, यानी कि टोटल चार्ज कितना पैक है? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी आपको फ्लक्स की टोटल वैल्यू मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। लेकिन बेटा बात सुनो, अगर मैं शेप थोड़ा सा चेंज भी कर दूं, मान लो मेरा मन करा कि नहीं भाई ऐसा शेप नहीं लेना है, मैंने कोई दूसरा शेप ले लिया। मान लो बेटा मैंने शेप कर दिया इस तरह का, ऐसा कुछ रैंडम सा शेप ले लिया, कुछ क्यूबॉइडल टाइप का, और क्यूब को भी मैंने पीट पीट के टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है, ऐसा अजीब सा मैंने शेप ले लिया। और बेटा इस अजीब से शेप में अगर चार्ज वही Q1, चार्ज वही Q2, चार्ज वही माइनस Q3 रखे हुए हैं, तो बेटा अभी भी जब आप टोटल फ्लक्स E डॉट डी एस पूरी सरफेस के ऊपर घूम घूम के टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन करोगे, तो अभी भी टोटल फ्लक्स कितना आएगा? वही Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q एनक्लोज्ड कितना होगा? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात क्या हो पा रही है? नहीं हो पा रही है? ओके। कोई बच्चा सोचे कि सर ये गॉस लॉ भाई लॉ है, मान ली हमने बात, हम बेटा रिवर्स तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले ही ये सारी चीजें कैलकुलेट भी करी हैं। हम लोगों ने कैलकुलेट करा था कि क्लोज सरफेस के अंदर जब चार्ज Q रखा तो टोटल फ्लक्स क्या आ रहा था? टोटल फ्लक्स आ रहा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो भी चार्ज अंदर पैक है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये चीज आ भी रही थी प्रॉपर कैलकुलेशन से। वही बात गॉस लॉ हमको समझा रहा है। क्या छुपा रही है बात? आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत बारीकियां छुपी हुई है गॉस लॉ में, इतना हल्के में मत लेना गॉस लॉ को। आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी की बात करी कि भाई गॉसियन सरफेस टेढ़ी मेढ़ी छोटी बड़ी कर भी दो, अगर अंदर चार्जेस वैसे ही हैं जैसे वो शुरुआत में थे, तो फ्लक्स वही आएगा जो शुरुआत में आ रहा था, यानी कि Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथ हो? चलो पॉइंट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर ये कोई गॉसियन सरफेस हुई और इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है Q1, Q2 और माइनस का Q3, और बेटा बाहर जो चार्ज है वो बाहर चार्ज पड़े हुए हैं Q4, Q5 ऐसे, तो बेटा जब हम लोग टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे पूरी सरफेस के ऊपर घूम करके, तो जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो कितना होगा? वो टोटल फ्लक्स होगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इस हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ने, मैं जो शब्द बोल रहा हूं सुनना, इस हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ने जो अपने अंदर चार्ज भर रखे हैं, जो अपने अंदर चार्ज बंद कर रखे हैं, उनकी वैल्यू कितनी है? Q1, Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन। इतना फ्लक्स आएगा। बाहर वाले चार्जेस के कारण फ्लक्स में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। याद आ रहा है ऐसा क्यों है? मैं ऑलरेडी ये बात समझा चुका हूं। देखो इधर ध्यान से देखो बेटा, बाहर जब चार्ज पड़ा हुआ रहता था तो वो फील्ड इस प्रकार से क्रिएट करता था कि कहीं पर नेगेटिव फ्लक्स तो कहीं पर पॉजिटिव, कहीं पर पॉजिटिव फ्लक्स तो कहीं पर नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कट पिट के जीरो हो जाती थी। नेट फ्लक्स जो भी आता था वो अंदर के एनक्लोज चार्जेस के कारण ही आता था। क्लियरिटी आ पा रही है? नहीं आ पा रही? वापस पीछे जाओ, वापस सुनो, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं कि भाई बाहर अगर चार्जेस होंगे भी तो भी
टोटल फ्लक्स में ओनली इनसाइड वाले चार्जेस के कारण ही फ्लक्स की टर्म आएगी। आगे बढ़ा जाए। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये बात भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं एक बार कि अगर बेटा ये गॉसियन सरफेस है, चार्ज बेटा अभी यहां पर है कोई चार्ज Q1 और एक चार्ज है यहां पर Q2, अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर बंद चार्ज है कितना? अंदर बंद चार्ज है Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग सेकंड केस देखें। सेकंड केस में क्या कर रहा हूं बेटा मैं, ये जो गॉसियन सरफेस है Q1 Q2 चार्ज को मैंने इधर रख दिया, Q1 चार्ज इधर, Q2 चार्ज इधर, मैंने इनकी लोकेशन चेंज कर दी, Q1 को इधर चलाया, Q2 को इधर चलाया, इनको मूव करा दिया। लेकिन अभी भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टोटल कैलकुलेशन करूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा क्या आएगा? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी भी टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आप चार्जेस को गॉसियन सरफेस के अंदर इधर उधर चलाओगे भी तो भी टोटल फ्लक्स चेंज नहीं होगा। हाँ, इतना मत चला देना सरफेस के बाहर ही ले जाओ, रहने अंदर ही चाहिए। देखो इधर, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चार्ज रहे इनसाइड ही, चला के बाहर ले आए तो कहानी ही बदल जाएगी। अंदर अंदर कहीं पर भी चार्जेस को मूव करा दो, टोटल फ्लक्स क्या होगा? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि चार्जेस की लोकेशन अगर मैंने अंदर चेंज कर भी दी, टोटल फ्लक्स सिमिलर आएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनते हैं बेटा बात। बेटा कोई भी गॉसियन सरफेस अगर हमारे पास है, जैसे लेट जो मैंने ये एक स्फेयर लिया, इस वाले स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में अंदर कुछ चार्जेस हैं Q1 Q2, बाहर कुछ चार्जेस हैं Q3 Q4। बेटा जब हम लोग कोई डीएस एरिया लेकर के, इसका नॉर्मल वेक्टर लेकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के जब हम लोग फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं, E डॉट ds, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस होता है, पूरी दुनिया के चार्जेस के कारण, अंदर वाले चार्जेस, बाहर वाले चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है बेटा? ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस। अब कोई बच्चा बोले सर बाहर वाले चार्जेस के कारण भी आप फील्ड लिख रहे हो, फिर तो सर फ्लक्स ये क्यों आएगा? बेटा याद करो, बाहर वाले चार्जेस के कारण अगर फील्ड लिखोगे, फ्लक्स की कैलकुलेशन करोगे, तो बाहर वाले चार्जेस कहीं पर पॉजिटिव में फ्लक्स, कहीं पर नेगेटिव में फ्लक्स क्रिएट कर रहे होंगे, तो आंसर तो बेटा यही आएगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेना होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अपन लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के पूरी सरफेस के ऊपर घूम के जब फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो बाहर वाले चार्जेस का फील्ड नेट रिजल्ट 0 देगा और अंदर वाले चार्जेस का फील्ड हमको नेट रिजल्ट देगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वापस से रिपीट करूं, दोबारा मेरी बात सुनो। हम लोग सरफेस के ऊपर जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे, जब E डॉट ds करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको टोटल लेना पड़ेगा ड्यू टू इनसाइड एंड ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस, सबके कारण। तो भाई बाहर वाले चार्जेस क्या फ्लक्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे? करेंगे, लेकिन कहीं पर प्लस में तो कहीं पर माइनस में फ्लक्स। फ्लक्स बेटा कैंसिल आउट होके बाहर के चार्जेस का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा और अंदर वाले चार्जेस का फ्लक्स क्या आएगा टोटल मिलके? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात क्या हो पा रही है? तो बेटा ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को लगता है कि जब गॉस लॉ बात करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो केवल इनसाइड वाले चार्जेस की नहीं, गॉस लॉ जब E डॉट ds की बात करता है तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस की बात कर रहा है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार लगा लें। ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट बेटा आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आते हैं ना बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ऐसी क्लियरिटी इन स्टेटमेंट को डिस्कस करने से ही हमारे दिमाग में आएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए बेटा। इन ए क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव,
while outgoing flux is taken positive because n vector is taken positive in the outward direction. ये बात तो मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं कि भाई अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, जो नॉर्मल वेक्टर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता है, तो बेटा बाहर निकलता हुआ फ्लक्स, बाहर निकलती हुई लाइंस पॉजिटिव में फ्लक्स क्रिएट करेंगी और अंदर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस नेगेटिव में फ्लक्स क्रिएट करेंगी। ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लें, कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन ही ना रखें। ये हमने एक स्टैंडर्ड के तौर पे मान रखा है, एक कन्वेंशन हम लोगों ने ले रखा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इन ए गॉसियन सरफेस फ्लक्स इज जीरो डज नॉट इंप्लाई ई इज जीरो। क्या बोल रही है ये लाइन? गलती से भी कभी ये ना सोचे कि फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इधर देखें, ये बेटा एक कोई गॉसियन सरफेस हुई, एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाहर एक चार्ज प्लस का क्यू रख देता हूं। तो क्या इस प्लस के क्यू के कारण फ्लक्स की वैल्यू नेट जीरो होगी? नहीं होगी। फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। लेकिन भूलो मत, फ्लक्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक पॉइंट पर मौजूद है। यहां पर भी फील्ड है, यहां पर भी फील्ड है, यहां पर भी फील्ड है, यहां पर भी फील्ड है। फील्ड हर जगह है। नेट फ्लक्स जीरो हुआ है क्योंकि कुछ जगहों पर फ्लक्स नेगेटिव था, कुछ जगहों पर फ्लक्स पॉजिटिव था। ओवरऑल फ्लक्स जीरो हुआ है, फील्ड जीरो नहीं है। फील्ड तो है हर जगह पे। तो हमारा स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है कि इन ए गॉसियन सरफेस फ्लक्स इज जीरो डज नॉट इंप्लाई ई इज जीरो। ये जरूरी नहीं है कि फ्लक्स जीरो है तो ई भी जीरो हो, हमेशा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि शायद ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड। बाउंसर लग गया? सुनो ध्यान से। अगर बेटा फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद भी हो सकता है, और ऐसी फोटो भी तो बन सकती है कि भाई ये स्फीयर है और आसपास दुनिया जहान में कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई इस वाले केस में फ्लक्स भी जीरो आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ रही है। तो भाई दोनों तरह के केस पॉसिबल हैं। फ्लक्स जीरो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो सकता है। लेकिन कोई गारंटी से बोले, सीना ठोक के बोले कि फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, तो वो गलत बात कर रहा है। तो यही ये लाइन बोल रही, इन दी गॉसियन सरफेस अगर फ्लक्स जीरो है, ये कभी भी गारंटी नहीं दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो भी हो सकता है। दोनों केस मैंने ड्रॉ कर दिए, हाँ कि ना? ओके ओके। बट E is zero at every point implies phi is zero। ये क्या बोल रहा है? लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो गारंटी है फाई जीरो हो ही जाएगा। यानी कि इस तरह के केस की बात हो रही है बेटा कि भाई मान लो कभी ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही हर जगह पे जीरो है, कहीं आसपास कोई चार्ज है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर एक पॉइंट पर जीरो है तो हर एक पॉइंट पर फ्लक्स की कैलकुलेशन करोगे तो जीरो 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 फ्लक्स मिलेगा। तो यहां पर टोटल फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि अगर हर एक पॉइंट पर फील्ड ही जीरो है तो फ्लक्स जीरो की गारंटी है। लेकिन फ्लक्स जीरो होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की कोई गारंटी नहीं है। दोबारा बोलूं, फ्लक्स जीरो होना गारंटी नहीं देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना गारंटी देता है कि फ्लक्स जीरो है। दोबारा सुनो, दोबारा समझो। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वाला सवाल करो, एकदम सुपर इजी सवाल, कॉन्फिडेंस बिल्डर सवाल बोलेंगे इसको, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ाता हुआ लेके जाता है। सिंपल है बेटा, ये कोई एक गॉसियन सरफेस हो गई, एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, कई सारे चार्जेस अंदर, कई सारे चार्जेस बाहर। कोई हमसे बोले कि भाई फ्लक्स बताओ जो इस गॉसियन सरफेस के से बाहर निकल के जा रहा है, या कोई हमसे बोले कि फ्लक्स बताओ गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल कितना फ्लक्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स की टोटल वैल्यू कितनी आएगी? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा अंदर बंद चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। सेकेंड चार्ज माइनस का 3 माइक्रोकूलम, थर्ड चार्ज 4 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है ना आप लोगों को, 8.85 10 की पावर -12, तो उस वैल्यू को रखो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का सवाल है, फिजिक्स का सवाल ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ हम लोगों को समझा के जाता है कि बाहर वाले चार्जेस का यूज नहीं करेंगे, क्यों इनसाइड वाले चार्जेस लेंगे, हमको टोटल फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा अच्छा सवाल लेते हैं। इफ ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, देन फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस ऑफ द क्यूब। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा बोल सकते। चलो बेटा ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। ओके, सारे बच्चे देखो, ये मान लो कोई बड़ा क्यूब है, ये क्यूब बन गया। ड्राइंग मेरी थोड़ी बेकार है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूं कि अच्छा बन जाए। ये बड़ा क्यूब है, और इस वाले क्यूब के सेंटर पे, इस वाले क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। एक क्यूब के सेंटर पे चार्ज कितना है क्यू। मुझे ये बताओ, क्या कंप्लीट सिमेट्री दिख रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री? चार्ज बिल्कुल बीचों बीच में, हर एक कॉर्नर बराबर बराबर दूरी पे, क्यूब का हर एक फेस बराबर बराबर दूरी पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री ईच फेस, ड्यू टू सिमेट्री ईच फेस इज at the equal distance, is at the equal distance from the q, from q charge। कि भाई सिमेट्री के कारण ऐसा हो रहा है कि हर एक फेस, हर एक क्यूब का चेहरा, हर एक क्यूब का फेस, क्यूब का हर एक फेस बराबर बराबर दूरी पे। अब बेटा सवाल को पढ़ ले, मैं ऐसा लिखवा क्यों रहा हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। If a point charge q is placed at the center of the cube, एक point charge center of the cube पे पड़ा हुआ है, then find out the flux through any one face of the cube। किसी एक फेस से, किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पार होके जा रहा है, ये आपको बताना है। बेटा क्या मैं ऐसा बोलूं कि फ्लक्स की टोटल वैल्यू, फ्लक्स की टोटल वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी? फ्लक्स की टोटल वैल्यू कितनी होगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस लॉ यही बोलता है कि कोई भी गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर अगर Q चार्ज है तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना? और हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हर एक फेस, हर एक चेहरा एकदम सिमेट्रिकल लोकेशन पे बिल्कुल बराबर बराबर दूर है, तो क्या हर एक फेस के थ्रू बराबर बराबर फ्लक्स निकल के जा रहा होगा? Due to symmetry, each face is at the equal distance from the charge q। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस इज सिमिलर, ईच फेस इज सेम। फ्लक्स हर एक फेस से सेम पार होके जा रहा होगा। टोटल फ्लक्स है q बाई एप्सिलॉन नॉट, कह रहे हैं 6, तो हर एक चेहरे में, हर एक फेस में क्या 1/6 1/6 1/6 फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स जो हर एक फेस के पास है, ईच फेस के पास है, वो कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6, यानी कि फ्लक्स की टोटल वैल्यू हो जाएगी Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हर एक चेहरे से पार होने वाला जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सोचना इस बात को, क्यूब के बीचों बीच में चार्ज है, टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो हर एक चेहरे से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो 1/6 1/6 1/6 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगले सवाल को देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक पॉइंट चार्ज है बेटा, वो पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ है, और इधर एक हेमी स्फेरिकल डिजाइन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए हेमीस्फेयर। एक हेमीस्फेयर के सेंटर पे एक प्लस क्यू रखा हुआ है। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फेरिकल सरफेस। इस वाली हेमीस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पार होके जा रहा होगा। देखो अब इस वाले सवाल में इंटीग्रेशन करने मत लग जाना, इजी तो सवाल है,
हल्की सी ट्रिक लगाओ, आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो ऐसे सोचो कि मान लो नीचे स्फीयर, अगर मैं ऊपर भी आधा हेमिस्फीयर और लगा दूं, मैंने सेम ज्योमेट्री का ऊपर भी मैंने स्फीयर मान लो लगा दिया, क्या अब ये स्फीयर कंप्लीट हो गया? कोई मुझसे पूछे कि ऊपर और नीचे का फ्लक्स मिलके जो टोटल फ्लक्स आ रहा है, वो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा भाई गॉस लॉ कहता है हम लोगों को कि टोटल गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल फ्लक्स जो गॉसियन सरफेस के थ्रू पास हो रहा है, वो कितना होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू चार्ज अंदर पैक है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स बेटा पार होके जा रहा है। क्या बेटा ऊपर का हेमिस्फेरिकल डिजाइन और नीचे की हेमिस्फेरिकल डिजाइन बिल्कुल बराबर बराबर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यानी कि इस वाले क्यू चार्ज से ऊपर की दूरी या इस वाले क्यू चार्ज के लिए ऊपर वाला हेमिस्फीयर बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस वाले क्यू चार्ज के लिए नीचे वाला हेमिस्फीयर। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर से क्यू बाई, ऊपर वाले हेमिस्फीयर से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आधा फ्लक्स जा रहा होगा, और नीचे वाले हेमिस्फीयर से बचा हुआ आधा फ्लक्स क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जा रहा होगा। हम लोगों ने क्या करा, स्फीयर कंप्लीट करा, गॉसियन सरफेस कंप्लीट हो गई, हमको टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिल गई। ऊपर की डिजाइन नीचे की डिजाइन एक जैसी, ऊपर नीचे एकदम सिमेट्री, तो ऊपर आधा फ्लक्स नीचे आधा फ्लक्स, एकदम इजी। तो फ्लक्स थ्रू दी हेमिस्फीयर कितना हो गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को करते हैं एंड, ठीक है। प्लीज इस सेशन के नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, जो भी सवाल मैंने करवाए उनको वापस से देखें, जो भी वो डिस्क वाला डेरिवेशन करवाया था सर्कुलर रीजन में इंटीग्रेशन के थ्रू, वापस से कुछ सॉल्व करें, समझें फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होता है, समझें गॉस लॉ क्या बोलता है, सारे गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करें, डेप्थ में समझने की ट्राई करें, ठीक है बेटा। इसी के साथ में विदा लेते हैं आज के सेशन से, अगली बार फिर मिलेंगे, बाय बाय।